नमस्कार, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, प्रयागराज से खबर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आई है। धार्मिक भावनाओं के जरिए कोर्ट को प्रभावित करना न्याय के लिए अच्छा नहीं है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने एक अवमानना याचिका को खारिज करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता के व्यवहार पर भी असंतोष जताया है। अवमानना याचिका में आरोप है कि हाईकोर्ट के 2013 में दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। हाईकोर्ट ने इस आदेश से प्रदेश में मस्जिदों व मंदिरों में लाउडस्पीकर्स के उपयोग व उसकी ध्वनि सीमा को लेकर एक नीति बनाने का निर्देश दिया था। याचिका कहना था कि सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। मोइन, ये बताएं कि कोर्ट की टिप्पणी क्या थी, किस संदर्भ में थी, और जिस तरह से ऐसे मामले अब पूरे देश भर में देखने को मिल रहे हैं, तो इस टिप्पणी का क्या कोई असर होगा, कोई संदेश जाएगा? देखिए, ये बदायूं जिले का मामला है। बदायूं के काकोड़ा थाने का एक मामला है, जहां पर एक धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर बजाए जाने की इजाजत मांगी गई थी। और जब कोर्ट में इस बात पर बहस चल रही थी, कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही थी, तो जो वकील की भाषा थी और जो वकील की दलील थी, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं आई। उसी को लेकर कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था और कोर्ट ने इसे ठीक नहीं माना। कोर्ट ने इस मामले में जो वकील हैं उन पर टिप्पणी भी की है और कहा है कि इस तरीके की भाषा, इस तरीके का प्रभावित करने का जो काम किया जा रहा है धार्मिक आधार पर, वो कतई ठीक नहीं है और ये न्यायिक प्रक्रिया में कहीं न कहीं बाधा डालने की कोशिश है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था, लेकिन साथ में वकील के व्यवहार पर जिस तरीके से नाराजगी जताई, जिस तरीके से चिंता जताई, वो काफी अहम साबित हो जाता है इस पूरे मामले में। बिल्कुल। और मोइन, इस मामले में आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। उधर ज्ञानवापी मामले को लेकर आज फिर से 2 बजे सुनवाई होनी है। मामले को लेकर 10 मई यानी कि कल प्रतिवादी यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा था और वकील कमिश्नर को बदलने की मांग की गई थी। कोर्ट ने 9 मई को भी इस मामले पर सुनवाई की थी। इसी बीच जज ने दोनों पक्ष की मांग पर यह भी कहा कि अगर जरूरत हुई तो मैं स्वयं भी चल सकता हूं। अब आज 11 मई को फिर से सुनवाई होनी है और देखना यह होगा कि वकील कमिश्नर को बदलने को लेकर कोर्ट क्या फैसला लेता है। आज फैसले की उम्मीद है क्योंकि दोनों पक्षों की बात कोर्ट सुन चुका है और आज फैसले का दिन है। तो फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर फैसला होगा। देखना होगा कोर्ट क्या आदेश देता है। 2 बजे फिर से इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। मंगलवार को 90 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें चली थी। एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग पर मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है। तो ज्ञानवापी पर फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मंगलवार को 90 मिनट तक दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग पर, जहां लगातार मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष ने फिर कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर पर आरोप गलत है। भेदभाव के आरोप लगे थे एडवोकेट कमिश्नर पर। हिंदू पक्ष की मांग है कि तहखाने के भीतर के हिस्से का भी सर्वे होना चाहिए। मस्जिद परिसर में बैरिकेडिंग के भीतर भी सर्वे कराने की मांग की गई है। दोनों पक्षों के बीच एक मुद्दे पर सहमति बनी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की मौजूदगी में ये सर्वे हो, एकमात्र यही बात है। आज 2 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। देखना होगा कि आज कोर्ट क्या फैसला इस मसले पर देता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें इससे जुड़ी हुई हैं जिस पर आज कोर्ट को फैसला लेना है। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। नीतीश, काउंटडाउन फैसले का शुरू हो चुका है। 2 बजे के तकरीबन बताया जा रहा है कि सुनवाई शुरू होगी। कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका इंतजार आज हो रहा है? निश्चित तौर पे अनु, जिस तरह से ये पूरा मामला सबके संज्ञान में है और जिस पूरे मामले को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में सबको इंतजार है उस फैसले का जो इस कोर्ट से आने वाला है। आखिर क्या जो जज हैं उन्होंने सुनवाई की और सुनवाई के बाद वकील कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर जो कि वहां पर पहुंचे थे, जिन पर आरोप लगे हैं कि वह पक्षपात कर रहे हैं, क्या उनको बदला जाता है? इसके साथ ही आपको बताऊं कि कल की सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य मुझे दिखाई दिए वो ये दिए कि दोनों पक्षों की ओर से एक आम सहमति बनी कि अगर जो जज हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन, वो भी चाहें तो मौके का मुआयना कर सकते हैं, यानी
वो भी सर्वे कर सकते हैं। और इस पर भी जज ने भी सहमति जताई कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी चल सकता हूँ ये जो स्थान है वहाँ पर। और इसके साथ ही जो वकील कमिश्नर है, कोर्ट कमिश्नर है, उनसे भी हमने बातचीत की तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमने कोई भी पक्षपात नहीं किया है, बाकी आगे जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको हम पूरी तरह से मानेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि ये पूरा जो मामला है इसमें सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने याचिका दी, उसके बाद उस हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलील रखी और आज दोनों पक्षों की दलीलें रखी जानी है। और इसके बाद जो फैसला आएगा वो ही जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष है वो आगे सर्वे के रूप में इसको शामिल करेगा। लेकिन अब देखना होगा कि वकील कमिश्नर बदले जाते हैं या नहीं, या फिर खुद जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है खुद इस मामले पे कोई फैसला लेते हैं, या फिर जो सर्वे है उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाती है या नहीं। ये सारी बातें अभी देखने वाली होंगी। 2 बजे का इंतजार है, 2 बजे के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अनु बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश, आपसे लगातार अपडेट हम इस पर लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा इसी तरह लगातार। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात आजम खां की। आजम खां पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। एक और अहम सुनवाई आज की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमीन हड़पने के एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर फैसला लेने में देरी पर असंतोष जताया था। शीर्ष अदालत ने दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 11 मई यानी आज निर्धारित की थी। आज अब इसी मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है। आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान क्या कहता है, इसका इंतजार है। इस मामले में आखिर फैसला क्या आता है, इसका समाजवादी पार्टी के नेताओं को, आजम खां के समर्थकों को बेसब्री से इंतजार है। तो आज साफ तौर पर आजम पर सुप्रीम सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। आज फैसले की घड़ी है। आज आजम खां को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। यहां वकील सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है आजम खां को। आजम खां को जहां 87 केसेस में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले जमानत मिली। 4 दिन पहले ही आजम पर 88वां केस भी दर्ज हो गया। एक और केस नया लगा। आजम को अभी भी जेल में ही रहना होगा, ये साफ है। पहले इंतजार था कि बाहर आएंगे, लेकिन एक और केस लगा। आजम के वकील ने कहा है कि 2 साल बाद साजिश के तहत केस किया गया है। अब नया, अगर नया केस ना होता तो आजम जेल से बाहर होते। नया केस रामपुर में ही दर्ज हुआ है। नए केस का वारंट सीतापुर जेल में तामील हुआ है और इसे दर्ज कराया गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे स्कूलों को मान्यता दिलाने का आरोप इस केस में लगा है। अब तक आजम खां पर 88 केसेस दर्ज हो चुके हैं। 87 केसेस में उन्हें जमानत मिली, लेकिन एक और नया केस आया जिसमें आजम फिर से फंस गए। नए केस में जमानत के लिए निचली अदालत में अब अर्जी देनी होगी, यानी कि अगर आज उनके पक्ष में फैसला आ जाता है आजम खां के पक्ष में, तो एक और केस है जिसमें उन्हें जमानत का इंतजार अभी करना होगा। तो आजम खां के पक्ष में अगर आज कोर्ट फैसला दे देता है तब भी इंतजार और करना होगा उनके समर्थकों को, क्योंकि इतनी जल्दी वे जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। जमानत मिलने के बाद भी आजम खां को रिहाई नहीं, क्योंकि आखिरी केस का पेच आजम खां का पीछा नहीं छोड़ रहा। क्योंकि 3 दिन पहले स्कूल विवाद का जो केस आजम पर दर्ज हुआ था वो अब आजम खां की रिहाई में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है और अब आजम का बाहर आने का इंतजार और भी बढ़ गया है। आजम के लिए राहत भरी खबर आई, जमानत के बाद भी नहीं होगी रिहाई। आज कोर्ट ने उनको जमानत देते हुए ये कहा है कि कस्टोडियन की जो जमीन है उसको जिलाधिकारी देख ले। शत्रु संपत्ति केस में हाईकोर्ट से राहत, नए केस में बढ़ाई आफत। 26 महीने बाद शुभ घड़ियां जारी रहेगी रिहाई की लड़ाई। जिससे शत्रु संपत्ति केस में आजम खान पिछले 5 महीने से जमानत का इंतजार कर रहे थे, वो मिल गई। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी आजम खान को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि 3 दिन पहले दर्ज हुआ एक नया मुकदमा आजम खान की रिहाई में दीवार बन गया है। जिस केस में आजम खान को जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने जमानत दी, वो मामला 19 साल पुराना है। उसकी एफआईआर लखनऊ में दर्ज हुई थी। हालांकि 19 अगस्त 2019 को यह मुकदमा रामपुर के अजीम नगर थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था।
ये मामला केंद्र सरकार के कस्टोडियन डिपार्टमेंट की शत्रु संपत्ति और यूपी शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। विवाद तकरीबन 86 बीघा जमीन का है, जिसकी बाजार में करोड़ों की कीमत है। इस मामले में 4 दिसंबर 2021 को सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन जब 5 महीने बाद फैसला नहीं आया और 5 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर इस पूरे मामले पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो हमें दखल देना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखल से पहले ही हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी। जजमेंट आ गया है। आजम खान साहब को जिस मुकदमे में बेल देनी थी, हाई कोर्ट से बेल उन्हें मिल गई है। बेल में इंटरिम रिलीफ मिली है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर बेल। जब वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है हैंड ओवर कर देंगे। ये बेल में कंडीशन लगाई है हाई कोर्ट ने। अभी सिर्फ इंतरिम बेल दी है कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है, उसमें कंडीशन ये लगाई है कि 30 तारीख तक जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो हैंड ओवर करेंगे और वही इंटरिम बेल कंटिन्यू करेगी एज रेगुलर बेल। तो बेल दे दी है। क्या ये मामला डिस्पोज ऑफ हो गया या आगे अभी चलता रहेगा? मामला डिस्पोज ऑफ हो गया है, आगे अब नहीं चलेगा। बेल मिल गई है, हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। आपको बता दें कि अब तक आजम खान पर कुल 88 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 86 में उन्हें पहले जमानत मिल चुकी है और अब 87वें केस में उन्हें जमानत मिली है। लेकिन 3 दिन पहले दर्ज हुए मुकदमे ने आजम की मुश्किल बढ़ा दी है। जिस केस ने आजम खान की रिहाई का इंतजार लंबा कर दिया, उसमें आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनवाया और उसे मान्यता दिलाई। मतलब लास्ट केस आजम के लिए रोड़ा बन गया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आजम खान को सलाखों से राहत कब मिलेगी, क्योंकि आजम खान पिछले 26 महीनों से जेल में बंद हैं। वहीं एक सवाल आजम खान की बगावत का है, क्योंकि आजम खान ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया है। ऐसे में अगर आजम खान रिहा होते हैं तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि आजम को ऑफर देने वालों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस आजम खान के लिए जहां प्रयागराज की सड़कों पर पोस्टर लगा चुकी है, तो वहीं हैदराबाद वाले ओवैसी की पार्टी आजम खान को पत्र लिखकर पतंग उड़ाने का न्योता दे चुकी है। मतलब आजम खान जब जेल से बाहर आएंगे तो एक बड़ा तूफान भी लाएंगे। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। तो जहां हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है, अंतरिम राहत मिल चुकी है आजम खान को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई है। एक और सुनवाई है, अहम सुनवाई आजम खान के इन तमाम केसेस से जुड़ी हुई। लेकिन एक केस अभी भी रोड़ा बना हुआ है उनकी जमानत को लेकर, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा है उनके समर्थकों के द्वारा आजम खान बाहर आएंगे। और माना जा रहा है कि कई सियासी उठापटक आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर पर समाजवादी पार्टी में देखने को मिल सकते हैं। आजम खान को लेकर दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि उन्हें अखिलेश यादव से सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। रजवी ने कहा है कि आजम को जेल से रिहाई के बाद अखिलेश को तलाक दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको कतन तवज्जो नहीं दी और उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की और न कोई कानूनी उनकी मदद की। तो आजम खान साहब को मेरा मशवरा है कि वो जब जेल से बाहर आएँ तो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लें और उससे रिश्ता नाता किसी तरीके से न रखें। इसलिए कि अखिलेश यादव ने आजम खान को जब बाहर थे तो हीरो बना के रखा, हीरो समझा, और जब वो जेल चले गए तो अखिलेश यादव ने ज़ीरो समझा। जबकि वाकई हकीकतन आजम खान कल भी हीरो थे मुसलमानों के, वो आज भी हीरो हैं। तो मेरा आजम खान को यही मशवरा है कि जेल से बाहर आने के बाद वो समाजवादी पार्टी को तलाक दे दें और उससे कोई रिश्ता नाता न रखें। और एक बड़ी खबर रामपुर से आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी आज सुनवाई है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम इस मामले में आरोपी हैं। रामपुर से बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम खान के बेटे हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई होनी है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में आजम खान, तंजीम फातिमा जो कि आजम खान की पत्नी हैं, और अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं। और इस मामले में आज रामपुर में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अब्दुल्ला आजम जो कि स्वाटांडा सीट से विधायक हैं, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई।
बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां चंदौली कांड की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई है। चंदौली में रेड के दौरान युवती की मौत हुई थी। पुलिस की पिटाई से युवती की मौत का आरोप लगा था इस मामले में, और अब 6 पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंदौली कांड की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई है। इस मामले में अब सीबीसीआईडी आगे की जांच करेगी। चंदौली में रेड के दौरान युवती की मौत हुई थी और इस मामले में आरोप लगे कि पुलिस की पिटाई से युवती की मौत हुई है, और अब इस मामले में 6 पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। जानकारी ये थी कि रात के समय पुलिस एक गैंगस्टर के परिवार के लोगों से पूछताछ करने गई थी। घर के अंदर महिलाएं थी। एक लड़की की मौत होती है जबकि उसकी बहन बेसुध अवस्था में मिलती है, और आरोप परिवार के लोगों के द्वारा लगाया गया कि पुलिस ने बुरी तरह से पीटा, जिससे युवती की मौत हो गई। और अब इस मामले में 6 पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का मामला चल रहा है। अनुभव शुक्ला ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, किस तरह से तेजी इस मामले में आएगी और कैसे जो पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय की उम्मीद जगती है? सीबीसीआईडी को अब ये मामले की जांच दी गई। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चंदौली की घटना हुई थी, पुलिस वहाँ पर एक अपराधी के यहाँ दबिश देने जाती है और उसकी थोड़ी देर बाद में जो अपराधी था उसकी बेटी की घर में लाश मिलती है। उसके बाद पुलिस पर तमाम आरोप लगते हैं कि पुलिस ने ही वो हत्या की है, और बहुत अगर हम कहें तो ये मामला इतना राजनीतिक रूप पकड़ता है कि लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को इस पर घेरती हैं। तमाम सारे सियासी दल वहां गए, पीड़ित परिवार से मिले, पर इस मामले में जो आरोपी थे उनके खिलाफ कहीं न कहीं FIR दर्ज करने का काम किया, उनके खिलाफ अन्य कार्रवाइयां की, विभागीय कार्रवाई की, और अब ये सीबीसीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी पूरे मामले की अब सीबीसीआईडी जांच होगी, और इसके लिए जो भी निर्देश है वो शासन ने जारी भी कर दिए हैं, और साथ ही साथ जो टीम है अब उसका गठन हो रहा है, और सीबीसीआईडी की टीम वहाँ मौके पर जाएगी और एक एंगल से इस चीज को देखेगी। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के जज इसकी जांच करें। उस पर अब सीबीसीआईडी की अगर जांच हो रही तो कहीं न कहीं यही कोशिश है सरकार की, इस पूरे मामले में जिस तरीके से आरोप लगे वो सारी चीजें साफ हो जाए, और जो दोषी हैं अगर वो सामने आते तो उनको और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। धन्यवाद अनुभव पूरी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब बात कांग्रेस नेता अजय राय की। अजय राय को लेकर भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस नेता अजय राय की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने अपने भाई अवधेश राय की हत्या का मुकदमा वाराणसी से इलाहाबाद ट्रांसफर करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि आरोपी मुख्तार अंसारी की तरफ से इस अर्जी का विरोध किया जाएगा। तो आज इस मामले में सुनवाई होनी है, जहां कांग्रेस नेता अजय राय की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उधर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज एक बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे विधान भवन में ये सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। ई विधान सिस्टम लागू करने को लेकर ये बैठक होगी, जहां बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से। तो 12 बजे आज ये बैठक होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक विधान भवन में होगी। इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे, और जो मकसद है वो है ई विधान सिस्टम लागू करने का एजेंडा है, जिस पर ये बैठक है। मंडलीय दौरों से लौटकर आए मंत्री समूहों ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपना शुरू कर दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में भी आ चुके हैं। सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य होंगे और मंत्री समूहों की रिपोर्ट नोडल अधिकारियों को दी जाए, जिस पर फौरन कार्रवाई हो सके। तो इसी तरह से जहां अलग अलग विभागों से लगातार उनका एजेंडा मांगा जा रहा है, सीएम योगी 2020 के बैच के ट्रेनी आईएएस अफसरों से आज मुलाकात भी कर सकते हैं। खबर है कि शाम 4 बजे सीएम की इन ट्रेनी आईएएस अफसरों से मुलाकात होगी। ऐसे में इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ आज इन्हें कुछ मंत्र भी दे सकते हैं। और एक खबर हाथरस से मिल रही है, जहां हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है, क्योंकि आरोपियों ने अवैध हथियार की बट से प्रहार कर एक युवक का दांत तोड़ दिया था और मोबाइल भी उसका तोड़ दिया, जिसकी शिकायत पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़ित के मुताबिक लड़कों की फायरिंग का वीडियो उसने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था और इसी वजह से उसे मारा पीटा गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई।
और अब बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट से इटेहरा और छोटी मिलक के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है। इन दोनों ही जगहों से तकरीबन 10 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। जो जमीन खाली करवाई गई है उस जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए अनुमानित है। भारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पुलिस बसपा के पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत उमाकांत यादव की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क होगी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की ओर से थाना सराय मीर को ये आदेश दिया गया है। जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा माफिया तत्वों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण के अभियान में FIR नंबर 29/21 31 गैंगस्टर एक्ट के हिस्ट्री शीटर अभियुक्त उमाकांत यादव की अपराध से अर्जित संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, जिसमें 14 भूखंड शामिल हैं, इसको 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराए जाने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ से प्राप्त कर लिए गए हैं। इस आदेश का अनुपालन करने के लिए थाना प्रभारी सराय मीर को निर्देशित कर दिया गया है। माफिया तत्वों व अपराधियों के विरुद्ध आजमगढ़ पुलिस का 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।